हेलो एंड वेलकम टू दिस चैनल ऑनलाइन अधिकारी। मेरा नाम है सौरभ यादव और आज यहाँ पर भौतिक विज्ञान का यानी फिजिक्स का दूसरा लेक्चर आपको मिलने जा रहा है। हम लोग दृष्टि आईएएस की क्विक बुक जो है उससे पूरा कंप्लीट कर रहे हैं। पहला लेक्चर आपको दिया जा चुका है। दूसरे लेक्चर में हम लोग मैकेनिक्स यानी यांत्रिकी के बारे में देखेंगे। बहुत आसान है, फिजिक्स इतना आसान है कि इसको एकदम अपने जीवन से जोड़िए, चीज़ों को समझिए, अपने आप से सोचिए। आपके घर में फ़ैन चल रहा है, आप जहाँ बैठे हैं सामने आप फ़ोन लेके बैठे हैं या फिर कुछ भी लेके बैठे हैं, टीवी चल रही, सब कुछ तो आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। तो यही फिजिक्स है। गति क्या होती है, चाल क्या है, बल क्या है, जड़त्व क्या है, यही सब चीज़ें तो पढ़नी है इसमें। लेकिन थोड़ा सा यहीं से जब चीज़ें उसका जो एप्लीकेशन होता है वहीं से जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो बहुत से लोगों को चक्कर आ जाता है और गलत हो जाता है। अक्सर करके लोग साइंस में क्वेश्चन गलत करते हैं, लेकिन ध्यान से देखेंगे, सही तरीके से चीज़ें समझेंगे तो बहुत आसानी के साथ कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो चलिए देखते हैं। आज हम लोग गति के बारे में बात करेंगे। गति, मोशन। गति क्या है? आप यहाँ से वहाँ जा रहे हैं 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर, यही तो गति है। तो क्या है गति? ऐसे आप इस भाषा में देखेंगे तो अलग है। गति ऐसे ही सोचिए, गति क्या है, ऐसे ही है। यदि कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु के सापेक्ष समय परिवर्तन के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो इस वस्तु को इसे वस्तु की गति की अवस्था कहा जाता है। ठीक है, तो ये नहीं देखेंगे। हाँ, दूरी क्या है? दूरी गति करती हुई वस्तु के द्वारा तय किए गए संपूर्ण मार्ग की लंबाई को दूरी कहा जाता है। दूरी एक अदिश राशि है। दूरी एक अदिश राशि है। आसमां का ऊंचा ताल दूर है। दूरी एक अदिश राशि है। ठीक है, इसका मान सदैव धनात्मक होता है। धनात्मक मतलब हमेशा पॉजिटिव होगा, ऐसा नहीं कि निगेटिव। आप -10 किलोमीटर दूरी तय किए हैं तो माइनस थोड़े होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। विस्थापन क्या है? विस्थापन जैसे आप यहाँ से यहाँ गए, ठीक है, फिर वहाँ से यहाँ चले आए, है ना, तो विस्थापन आपका ये बीच वाला होगा, बीच वाला ये विस्थापन होता है। तो क्या है? किसी वस्तु की अंतिम स्थिति तथा प्रारंभिक अंतिम स्थिति ये प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी विस्थापन कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। इसका मान धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है, याद रखिएगा। चाल क्या है? अब चाल किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को उस वस्तु की चाल कहते हैं। चाल एक अदिश राशि है। ठीक है, चाल एक अदिश राशि है। आसमां का चाल एक अदिश राशि है। ठीक है, तो चाल बराबर दूरी बटा समय। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि चाल बराबर दूरी बटा समय, तो समय बराबर क्या हो जाएगा? अब देखिए, कुछ लोगों को समस्याएं होती है मैथ में। चाल बाई 1 करिए, इसको इधर मल्टीप्लाई करिए, चाल इंटू समय हो जाएगा। चाल इंटू समय हो जाएगा, है ना। चाल इंटू समय इक्वल टू दूरी इंटू 1। तो दूरी बराबर कितना हो गया? दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल को मल्टीप्लाई कर देंगे समय से। ठीक है, अब समय निकालना हो तो इधर मल्टीप्लाई जो होता है इधर जाके डिवाइड हो जाता है, यानी भाग हो जाता है। तो समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। और यहीं से सीसेट में आपके जब क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, तो वहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा में चाल दी हुई होती है तो उसको मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं। 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर वैसे उल्टा करना होता तो 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता है। ठीक है, और ऐसे रेलगाड़ी वाले क्वेश्चन होते हैं, बहुत से क्वेश्चन। यहाँ से 1-2 क्वेश्चन तो डन रहता है, हमेशा रहता है। कभी कभी बहुत नॉर्मल पूछे जाते हैं। यूपीएससी में जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका थोड़ा सा लेवल अलग टाइप होता है। जैसे 2 ट्रेनें एक साथ चल रही हैं, एक साथ ही आ रही हैं, पैरेलल चल रही हैं, फिर ऐसे करके वो थोड़ा सा टफ बनाया जाता है। टफ का मतलब कि जब 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो वो भी हो जाता है। और यूपीएससी या सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले लोगों को ये सब चीज़ें आनी चाहिए और सच में आनी चाहिए चीज़ें, क्योंकि इस प्रकार का सिलेबस है उसका। आप देखिए सिलेबस, प्री का सिलेबस देखिए और मेंस का सिलेबस देखिए। दोनों को सिलेबस को आप जब देखेंगे तो आपको लगेगा कि हमको एक तरह से एक इंसान बनाने की कोशिश की जा रही है। अब जैसे एक एथिक्स भी रखा गया है। एथिक्स पे मतलब कि आपको एथिकली भी सही किया जा रहा है कि जैसे वेबर्स की लीगल एंड रैशनल जुडिशरी क्या बोलते हैं, ब्यूरोक्रेसी है, तो उसमें भी आपके अंदर क्या होनी चाहिए? ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, आपके अंदर कंपैशन होना चाहिए, आपके अंदर एम्पैथी होनी चाहिए, सिंपैथी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें बताई जाती हैं। पूरा सिलेबस आप देखेंगे तो आपको ये सब चीज़ें समझ में आएंगी। और अगर कोई व्यक्ति ये मान के तैयारी करे कि हमको चीज़ें समझनी है, जाननी है, आखिर है क्या ये, है ना, तो आपको देखिए बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। जीवन का मतलब समझ में आ जाएगा, किस प्रकार से रहना है, क्या चीज़ें जाननी है। हर चीज़ों को आप साइंस के तरीके से समझने लगोगे। देश में क्या चल रहा है, विश्व में क्या चल रहा है, इसीलिए तो करंट अफेयर भी दिया गया है कि सब कुछ, सबसे आप अपडेट रहिए, है ना। तो ये है, वैसे कोई कर नहीं पाता है, यहाँ तक कि हम भी ऐसा नहीं कर पाते हैं। तो चलिए देखते हैं।
चाल हो गई, यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। वेग वही है इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन, उस वस्तु का वेग कहलाता है। वेग एक सदिश राशि है, वेग हो गया। और वेग का हाँ विमा वगैरह दिया गया है। यहाँ से भी क्वेश्चन जैसे सीसेट में पूछा जाता है कि राम 5 किलोमीटर चला पूरब की तरफ, फिर वहीं से बाएं मुड़ा, फिर दाहिने मुड़ा, फिर 4 किलोमीटर चलता है, फिर वहाँ से 3 किलोमीटर उत्तर की तरफ जाता है, तो राम के द्वारा तय की गई कितनी दूरी है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। न्यूनतम दूरी पूछेगा तो ये वाली आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ पर अलग अलग कोड बनते हैं। जब सीसेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे मई महीने में, यानी हम 10 के बाद थोड़ा खाली हो जाएंगे, तो उसके बाद बहुत तेज़ी से लेक्चर आएंगे। सही तरीके से आप लगे रहेंगे तो पक्का आपका पीटी इस बार निकलना है, ओके। और नहीं सही तरीके से पढ़ेंगे, कुछ लोग हैं कि जैसे कि 35 लोग ऐसे हैं कि जो रेगुलर लेक्चर सही तरीके से देखते हैं, मतलब एवरेज उनका बेहतर रहता है, एवरेज व्यू ड्यूरेशन जो होता है वो सही रहता है। तो अगर इतने लोग हैं, हम आपको स्क्रीनशॉट लेकर दिखाएंगे कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो हम यहाँ बता रहे हैं सब पढ़ा रहे हैं, ओके। और यहाँ पे किसी के साथ कोई गलत नहीं किया जा रहा है कि इतना कम समय में कैसे सब कंप्लीट किया जा सकता है, तो कंप्लीट किया जा सकता है। आप करके दिखाएंगे। आपकी पूरे तरीके से जियोग्राफी के सभी महत्वपूर्ण फैक्ट हो चुके हैं, कुछ चीज़ें बची हैं तो उसको एक आध लेक्चर में दे दिया जाएगा आपको। आपका पॉलिटी के 2 लेक्चर हुए हैं, जल्द ही पॉलिटी का लेक्चर शुरू किया जाएगा। उसके अलावा आपकी हिस्ट्री पूरे तरीके से कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। बायोलॉजी का 1 लेक्चर बचा है। करंट अफेयर अभी तक जो था वो हो चुका है, जल्द ही आपको अप्रैल महीने का करंट अफेयर मिलेगा। और एग्ज़ाम से पहले जब घटना सार आ जाएगी तो उसको हम जल्द से जल्द उसका पोस्टमार्टम पूरे तरीके से कर देंगे, पूरे अच्छे तरीके से उसको रिवाइज भी करवाया जाएगा। तो सब कुछ होगा, बस आप रेगुलर देखेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। चलिए समय आगे बढ़ रहा है। त्वरण क्या है? त्वरण एसेलरेशन, ओके। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग जैसे जैसे बढ़ रहा है उसी को त्वरण कहते हैं, है ना। त्वरण बराबर वेग परिवर्तन अपान समय अंतराल a = v - u अपान t। v जो होता है अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग। त्वरण एक सदिश राशि, इसका SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए नॉर्मली, है ना। ये सब तो करते ही हैं, गाड़ी आप घुमाते ही रहते हैं। कुछ लोग बहुत तेज़ वेग परिवर्तन बहुत जल्दी जल्दी करते हैं। ये कुछ समीकरण हैं, लेकिन यहाँ चलते हैं। अब वृत्तीय गति क्या है? सर्कुलर मोशन क्या है? जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है, वृत्त के आकार, वृत्त होता है सर्कल, इसके गति करती है तो उसे वृत्तीय गति करती है कहते हैं। यदि वह एक समान चाल से गति करती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय चाल कहते हैं, वृत्तीय गति कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर है कोणीय विस्थापन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। वृत्तीय गति के अधीन कोई वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष जितने कोण घूम जाती है। अब ये वृत्त है, अब यहाँ से चला, अब देखिए ऐसे है, यहाँ से चला यहाँ, अब ये जो कोण बना, ठीक है, तो यही कोणीय विस्थापन हो गया, ओके। और कोणीय विस्थापन एक सदिश राशि, कोणीय विस्थापन मात्रक रेडियन होता है। कभी कभी ये सब चीज़ें पूछ दी जाती हैं। कोणीय वेग उसी प्रकार से कोणीय वेग है। कोणीय वेग एक सदिश राशि है, कोणीय वेग का मात्रक रेडियन पर सेकेंड होता है, ओके। तो ये होता है। और उसके अलावा यहाँ पर बल की बात की गई। बल क्या है? बल कुछ भी, आप हाथ में फ़ोन लिए हैं तो बल लगा के, मान लीजिए आपने टेबल पर फ़ोन रखा है, थोड़ा सा बल लगाइए तो थोड़ा सा उधर खिसक जाएगा, तो बल यही है। बल वह वाह्य कारक है, बल यानी फोर्स, जो किसी वस्तु की आकृति, आकार या गति की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है, ठीक है। स्थान परिवर्तन कर सकता है, गति की अवस्था परिवर्तन कर सकता है, उसमें चेंज ला सकता है। और बल एक सदिश राशि है, सदिश है। इसका SI मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या न्यूटन है, ओके। स्थिर रखे फुटबॉल पर, उदाहरण है, स्थिर रखे फुटबॉल पर खिलाड़ी बल लगाकर उसे गतिशील कर देता है। लोहे की एक सीधी छड़ पर बल लगाकर उसे टेढ़ा किया जा सकता है ना। एक कहानी थी ना कि एक पिता था, उसके 4 बेटे थे, ठीक है। उसने बल लगाने की ही बात की थी, 4 बेटे थे, तो उसने चारों के क्या किया कि एक एक छड़ी दिया, ऐसे मतलब रॉड टाइप या थोड़ा छड़ी दी, कहा कि अब इसको तोड़ो, तो चारों ने तोड़ दिया। अलग अलग छड़ी थी, लेकिन फिर उसने क्या कहा कि चारों छड़ियों को एक साथ बांध दिया, एक साथ बांध के, लकड़ी का डंडा था, एक साथ बांध के दे दिया, तो तोड़ रहे थे सब टूटी नहीं, मतलब उसमें कहने का मकसद ये था कि एकता में शक्ति होती है। अगर चारों भाई साथ में रहेंगे
तो मजबूत रहेंगे, सही तरीके से चारों लोग पैसा कमाएंगे, तो कहीं पर काम करेंगे, सभी लोग 10-10 हज़ार देंगे तो 40,000 हो जाएगा, कोई ना कोई अच्छा काम कर सकते हैं। अकेले रहेंगे तो 40,000 के लिए सिर्फ 10,000 रुपये मंथली अगर बचा रहे हैं तो 40,000 के लिए 4 महीना काम करेंगे। तो ये सब चीज़ें एकता में शक्ति की बात की गई थी। लेकिन आज की डेट में आप यूट्यूब पर देखेंगे कि इसी प्रकार का एक सब बनाए थे, मतलब कॉमेडी, कि 4 जब छड़ी देता है तो उसको पैर में दबाकर तोड़ देते हैं, सबकी चारों टूट गई। फिर उसका जो कि पिता होता है मार के भगा देता है सबको। सरल मशीन, सिंपल मशीन क्या है? सरल मशीन बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करने वाली एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से सुविधाजनक बिंदु पर बल लगाकर किसी वस्तु पर कोई कार्य किया जाता है। जैसे घिरनी होती है, पुली बोलते हैं, आप देखे होंगे, आटा पीसने वाली मशीन हो, या फिर आपने देखा होगा, कई जगहों पर देखा होगा, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं, ट्यूबवेल वगैरह में पुली लगी होती है, उसकी वजह से उस पर पट्टा चढ़ाया जाता है और चलाया जाता है दूसरी मशीनों को, और उसमें से भी जोड़कर कई मशीनों को चलाया जा सकता है, तो आसानी के साथ चलती है। यही स्क्रू जैक है, उत्तोलक है, उत्तोलक लीवर, आनत तल इत्यादि। उत्तोलक से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हम कई बार से हमें लग रहा था कि क्वेश्चन पूछा जाएगा, शायद अभी पिछली बार एक क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन फिर आगे भी क्वेश्चन यूपी पीसीएस वगैरह हम पूछा जा सकता है उत्तोलक से क्वेश्चन, क्योंकि थोड़ा सा चीज़ें यहाँ पर टफ तो नहीं होती हैं लेकिन कन्फ्यूजिंग हो जाती हैं। उत्तोलक क्या है? सरल मशीन का एक उदाहरण है उत्तोलक। यह एक ऐसी सीधी अथवा टेढ़ी छड़ जो किसी भी निश्चित बिंदु के परितः स्वतंत्रतापूर्वक घूर्णन के लिए स्वतंत्र हो। निश्चित बिंदु के परितः स्वतंत्रतापूर्वक घूर्णन यानी घूमने के लिए स्वतंत्र हो, उसे उत्तोलक कहते हैं। जैसे चिमटा देखें, रोटी वाला चिमटा, ठीक है। सरौता, कैंची तो देखे ही होंगे, कैंची तो ऐसे समझ जाइए, कैंची में एक थोड़ा सा पिन लगी होती है, फिर उसके बाद ऊपर नीचे दोनों साइड कट करती हो। उत्तोलक में 3 बिंदु होते हैं। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पर हमारी पेन अंदर गई, यहाँ आ गई। यहाँ पर देखिए ये बीच वाला जो आलम्ब होता है, आयास इधर है और भार इधर है, ये 3 चीज़ें हैं। आलम्ब क्या है? फलक्रम बोलते हैं उसको। वह बिंदु जिसके चारों उत्तोलक की छड़ स्वतंत्रतापूर्वक घूर्णन करती है उसे आलम्ब कहते हैं। यानी जो बिंदु बीच वाला होता है, वो जहाँ से घूर्णन करती है, जहाँ से घूम सकती है, वही होता है आलम्ब। और आगे बढ़ते हैं तो आयास की बात होती है, तो आयास यानी इफोर्ट। उत्तोलक का उपयोग करने के लिए जो बल लगाया जाता है उसे आयास कहते हैं। आलम्ब, लंब, आलम्ब, बिंदी लगी आलम्ब पे, यानी जो बिंदु होता है जहाँ पर मतलब एक छोटी सी पिन टाइप लगा होता है जिसके परितः वो घूम सकता है, और वो बिंदु वाला जो होता है कि आलम्ब होता है। आयास मतलब कि जहाँ पर जो बल लगाया जाता है, ओके। और भार क्या है? भार आपने नींबू निचोड़ने वाली मशीन भी देखी होगी, ठीक है। तो भार क्या है? उत्तोलक द्वारा जिस वस्तु को उठाया या हटाया जाता है, अर्थात जिस पर कार्य किया जाता है, उसे भार कहते हैं। मान लीजिए नींबू जहाँ पे रखा गया है वो भार होगा, कैंची से कट होता है वहाँ पर भार होगा, ठीक है, सामने वाला। ये चीज़ें आपको पता चल गई। आलम्ब, आयास, भार, 3 बिंदु होते हैं, याद रखिएगा। अब असली चीज़ शुरू होगी। अब उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं, याद नहीं करना तीनों। प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी। प्रथम श्रेणी क्या है? आलम्ब, आयास, आलम्ब, भार और शक्ति यानी आयास के बीच में होता है। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि आलम्ब जो हम बताएं कि आलम्ब बीच में था, भार और आयास के बीच में होता है। आलम्ब पहला वाला आसान है। आलम्ब यानी जो बिंदु है वो बीच में होता है, भार और आयास के। जैसे कैंची, सिंडासी, हिंडोला, झूला, हैंडपंप इत्यादि। यांत्रिक लाभ 1 या 1 से अधिक होता है। इसका यांत्रिक लाभ अभी के अभी याद कर लीजिए कि प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में आलम्ब, भार और आयास के बीच में होता है, जैसे कैंची, ठीक है। इसका यांत्रिक लाभ 1 से अधिक या 1 से कम होता है, ठीक है। 1 से अधिक या 1 से कम होता है। यांत्रिक लाभ क्या है? 1 से अधिक या 1 से कम होता है। अभी के अभी याद कर लीजिए, यांत्रिक लाभ 1 से अधिक या 1 से कम होता है। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक की बात करें, भार जो है शक्ति यानी आयास और आलम्ब के बीच में होता है। अब यहाँ पर भार जो है इन दोनों के बीच में होता है। जैसे सरौता, 1 पहिया वाली ठेला गाड़ी, नींबू निचोड़ने की मशीन, इसका यांत्रिक लाभ सदैव 1 से अधिक होता है। यहाँ पर क्या बताएं हम? भार जो होता है शक्ति और आलम्ब के बीच में होता है। नींबू निचोड़ने वाली मशीन जो है कि सामने एकदम लगा होता है, लास्ट में उसके पिन लगा होता है, फिर बीच में रखते हैं भार, है ना। तो नींबू निचोड़ने की मशीन दूसरे नंबर पर रखिएगा तो बीच में दबा देते हैं उसको, तो नींबू का रस निकल जाता है। तो द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक वही हो गया, ठीक है। अब नींबू निचोड़ने की मशीन से याद रखिए,
एक पहिया वाली ठेला गाड़ी, सरौता भी, ठीक है। इसका यांत्रिक लाभ सदैव एक से अधिक होता है। यहाँ क्या है, यांत्रिक लाभ एक से अधिक या एक से कम होता है। एक से अधिक भी होता है, एक से कम होता है, लेकिन एक नहीं होता है, एक से अधिक या एक से कम। द्वितीय श्रेणी में भार शक्ति यानी आयास और आलम के बीच में होता है और इसका यांत्रिक लाभ सदैव एक से अधिक होता है। याद रखिए यही स्टेटमेंट बनेंगे। और तृतीय श्रेणी का उत्तोलक जो है यहाँ पर क्या है कि शक्ति जो है, आयास जो है आलम और भार के बीच होता है। ओके, यांत्रिक लाभ सदैव एक से कम होता है। यांत्रिक लाभ इसका क्या होता है, सदैव एक से कम होता है। इसके पहले एक से अधिक होता है, उसके पहले यांत्रिक लाभ एक से अधिक या एक से कम होता है। तीनों चीज़ें पता चली। पहले में हमने क्या बताया, पहले बताया कि आलम्ब जो है भार और आयास के बीच में होता है, ठीक है। हमने उदाहरण दिया आपको कि जैसे कैंची का उदाहरण दिया। यांत्रिक लाभ इसका हमेशा एक से अधिक या एक से कम हो सकता है, एक से अधिक या एक से कम हो सकता है, ठीक है। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में हमने नींबू निचोड़ने की मशीन के बारे में बताया। हमने बताया कि भार जो है बीच में होता है, बाकी दोनों अलग अलग दोनों किनारों पे हैं। नींबू निचोड़ने की मशीन का उदाहरण दिया हमने इसका बताया कि यांत्रिक लाभ सदैव एक से अधिक होता है। तृतीय श्रेणी में हमने बताया जो बचा यानी शक्ति आलम और भार के बीच में होता है, यांत्रिक लाभ सदैव एक से कम होता है, ठीक है। पहले में एक से अधिक या एक से कम, दूसरे में एक से अधिक, तीसरे में सदैव एक से कम होता है यांत्रिक लाभ। ओके, जैसे चिमटा हो गया, मनुष्य का हाथ हो गया, सदैव एक से कम होता है इसका यांत्रिक लाभ। तीनों चीज़ें यहाँ से क्लियर हो गई। यहाँ से क्वेश्चन इस बार बन सकता है, ठीक है। किसी एग्जाम में प्रयास किया गया यहाँ से क्वेश्चन उठाने का, क्योंकि बाकी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अब न्यूटन जी ने गति के कुछ नियम दिए हैं और इनका नियम जो 1687 में इनकी पुस्तक थी प्रिंसिपिया में, इन 3 नियम दिए हैं। ये पहला नियम जड़त्व का नियम है, दूसरा नियम संवेग वाला नियम है, तीसरा वाला जो है नियम जो कि क्रिया प्रतिक्रिया का है। बहुत आसान है, बहुत आसान है। ये भी बैठे बैठे सोच रहे थे और सोचते सोचते इन्होंने 3 नियम बता दिया और हमको पढ़ना पड़ रहा है। तो पहला नियम जिसको कहते हैं कि लॉ ऑफ इनर्शिया या जड़त्व का नियम कहते हैं, सीधा सा है कि कोई वस्तु अगर रखी है, मान लीजिए आप टेबल के सामने बैठे हैं, वहाँ पर एक बॉटल में पानी रखा हुआ है, तो वो बॉटल में पानी वहीं रहेगा। आप रूम बंद करके चले आइए, घर चले आइए, 2 महीना घूमिए, उसके बाद 2 महीने बाद पहुँचेंगे आप घर रूम में, तो वहीं पर वो पानी रहेगा, है ना। और मान लीजिए ऐसा कोई भी बल नहीं लगता है, आंधी तूफान भूकंप नहीं आता है, जब तक कोई भी बल उस पर नहीं काम करेगा तब तक वो वहीं रहेगा, यानी जड़ पकड़ लेगा, है ना। यही जड़त्व का नियम है, ठीक है। यही जड़त्व का नियम है कि वो वहीं पर उसी स्थिति में रहेगा, है ना। तो ये है पहला नियम। क्या है कि इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी। यदि एक समान गति से सीधी रेखा में चल रही है तो वैसे ही चलती रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी वर्तमान अवस्था में परिवर्तन न किया जाए। ओके, इस नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। इस नियम से स्पष्ट है कि किसी वस्तु की अवस्था परिवर्तन हेतु एक बल होना आवश्यक है ना। तो अवस्था परिवर्तन के लिए एक बल की आवश्यकता है। अब हम बल लगा रहे हैं तभी जाकर यहाँ पर, अब हम इतना टिक कर दिए हैं, यहाँ पर ये टिक कर चुके हैं, तो ये ऐसे ही रहेगा जब तक हम दोबारा इसको ना टिक करें, जब तक हम इसको ख़त्म ना करें, ठीक है। तो थोड़ा बहुत तो बल यहाँ भी लग रहा है, बल यानी फोर्स। जड़त्व क्या है? जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु बाह्य बल की अनुपस्थिति में अपनी नियत अवस्था में रहती है। इनर्शिया कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व तो कहते हैं इनर्शिया इंग्लिश में, तो उसी में रहती है। अतः परिवर्तन का प्रतिरोध जड़त्व है। जड़त्व की माप द्रव्यमान है, अर्थात भारी वस्तु का जड़त्व अधिक होता है और हल्की का कम होता है ना। भारी वस्तु रहेगी तो वहीं पड़ी रहेगी, हल्की वस्तु है, आधी थोड़ा सा भी बल लगा तो वो हट जाती है। जड़त्व के नियम से प्राप्त बल की परिभाषा, वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने की चेष्टा करता है। तो प्रथम नियम समझ में आ गया। जड़त्व के नियम से कुछ दैनिक जीवन में प्रेक्षण है। चलती हुई ट्रेन या बस से उतरने वाले व्यक्ति को थोड़ी दूर तक उसी दिशा में दौड़ना पड़ता है ना। आप जड़त्व के नियम पे आप रुके हुए हो और ट्रेन चल रही है तो आप एक तरह से जड़ पकड़े हो, अगर ऐसे ही कूद गए तो निपट जाओगे। चलती गाड़ी में अचानक ब्रेक लगने पर गाड़ी में बैठा व्यक्ति आगे झुक जाता है, जड़त्व का उदाहरण है। तेज़ी से चलती गाड़ी के मुड़ने पर उसमें बैठा व्यक्ति गाड़ी के मुड़ने की दिशा की विपरीत दिशा में झुक जाता है। ये तो सब किए ही हैं आप लोग। पेड़ की शाखाओं को जोर से हिलाने पर उसमें लगे फल टूटकर गिर पड़ते हैं। वर्तमान समय में हम अपने गांव में हैं और यहाँ पर आम के फल लग चुके हैं, और अगर हम जड़त्व के नियम से जब आंधी तूफान आता है तो जड़ पकड़ ली रहती है उनको, मतलब जड़त्व के नियम के कारण वो रुके रहते हैं, जैसे ही बल लगता है तो टूट के गिर जाते हैं, है ना। संवेग क्या है? मोमेंटम। किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। सीधी सी बात, संवेग
समवेग द्रव्यमान और वेग का गुणनफल, द्रव्यमान जो है और वेग जो है उसका गुणनफल कर दें, यही संवेग होता है। यह एक सदिश राशि है, इसका मात्रक किलोग्राम पर मीटर क्या है, मीटर सेकेंड है, मीटर प्रति सेकेंड है, ठीक है। सदिश राशि है ये, ओके। संवेग क्या है, द्रव्यमान और वेग। तो यहीं से दूसरा नियम आता है न्यूटन का। इस नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर आरोपित असंतुलित बल के अनुक्रमानुपाती होती है, असंतुलित बल के अनुक्रमानुपाती होती है तथा यह उसी दिशा में होता है जिस दिशा में बल कार्य करता है। ये चीज़ याद रखिएगा, संवेग संरक्षण के नियम पर ही न्यूटन के गति का दूसरा नियम है। यही दूसरा नियम थोड़ा सा टफ है, बस याद रखिए, द्रव्यमान गुणे वेग संवेग। तो किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित असंतुलित बल के अनुक्रमानुपाती होती है, ठीक है, उल्टा नहीं, व्युत्क्रमानुपाती नहीं है, अनुक्रमानुपाती होती है तथा उसी दिशा में होता है जिस दिशा में बल कार्य करता है। तो ये दूसरा नियम है। और तीसरा कहाँ गति का द्वितीय नियम के अनुप्रयोग हैं, कुछ अनुप्रयोग हैं, देखिए। क्रिकेट के खेल में क्षेत्र रक्षक जब तेज़ी से आती गेंद को कैच करता है, क्रिकेट खेल में क्षेत्र रक्षक जब तेज़ी से आती गेंद को कैच करता है तो अपने हाथों को गेंद के वेग की दिशा में पीछे की ओर करते हुए गेंद पकड़ता है, नहीं तो चोट लग जाएगी। जब आप गेंद पकड़े होंगे, कुछ भी कैच करते हैं हाथ में, तो थोड़ा सा पीछे हाथ कर लेते हैं। तो यहाँ तो दूसरा नियम हो गया ना। गाड़ियों में लगने वाले झटकों से बचने के लिए स्प्रिंग या शॉक एब्जॉर्बर लगाए जाते हैं, है ना, स्प्रिंग वगैरह लगी रहती है, ठीक है। यदि दो हल्की और भारी गेंदें एक समान वेग से गतिशील हैं तो हल्की गेंद को कैच करना आसान होता है, सबको पता है, ओके। गति का तीसरा नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। किसी को एक थप्पड़ लगाएंगे तो वो प्रतिक्रिया में आपको भी एक थप्पड़ लगाएगा, और ऐसे अनजान को किसी को ना मारिएगा, नहीं तो वो प्रतिक्रिया ज़्यादा दे देगा तो 4-5 थप्पड़ लग जाएगा, ठीक है। तो तीसरा नियम यही है कि क्रिया और प्रतिक्रिया, कुछ करेंगे तो उसका प्रतिक्रिया भी होगी, है ना। तो गति के तृतीय नियमानुसार एक वस्तु क्रिया रूप में दूसरी वस्तु पर जितना बल लगाती है, दूसरी वस्तु भी उतना ही बल विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया रूप में लगाती है, अर्थात प्रत्येक क्रिया की उसके बराबर तथा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। याद रहे कि क्रिया प्रतिक्रिया एक युग्म के रूप में अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं, ना कि एक ही वस्तु पर, ओके। तो क्रिया प्रतिक्रिया, क्रिया आपको क्या करना है, कार्य क्या करना है, आपको पढ़ना है, बार बार रिवीजन करना है, करंट अफेयर एकदम अपडेटेड करंट अफेयर जो लेक्चर पढ़ाए गए हैं उसको पढ़ना है, जो जो किताबें बताई गई हैं उसको पढ़ना है। अन्यथा प्रतिक्रिया यही होगी कि रिजल्ट, उसका प्रतिक्रिया तो हो गई, प्रतिक्रिया होती है तो रिजल्ट बताएगा कि क्या प्रतिक्रिया है। एक बार में पढ़ के निकाल के बाहर करिए, क्या बार बार लगे हुए हैं, आदत बना ली है पढ़ने की, है ना, हम भी बना लिए थे, बनाए हुए हैं। बंदूक से जब गोली छोड़ी जाती है तो हमें पीछे की ओर झटका लगता है, इसका कारण है कि जितने बल से गोली आगे जाती है उतना ही बल वह प्रतिक्रिया स्वरूप बंदूक पर लगाती है। रॉकेट की गति उससे निकलने वाले तीव्र गैसीय विकास की प्रतिक्रिया होती है, ओके। नाव को जल में चलाने के लिए चप्पू से जल को पीछे की ओर ढकेलना, हम अपने भार का जो अनुभव करते हैं वह भी प्रतिक्रिया बल का उदाहरण है, ओके। तो ये सब तीसरा नियम। अब संवेग संरक्षण के कुछ सिद्धांत हैं यहाँ पर। न्यूटन के गति के द्वितीय और तृतीय दोनों नियमों के सम्मिलित प्रभावों से संवेग संरक्षण के नियम की प्राप्ति होती है। इनके अनुसार यदि कणों के किसी समूह या निकाय पर बाह्य बल न लग रहा हो तो उस निकाय का कुल संवेग नियत रहता है। संवेग यानी द्रव्यमान इंटू वेग, ठीक है। संवेग संरक्षण नियम के कुछ उदाहरण हैं। क्या उदाहरण हैं? संवेग संरक्षण के कारण ही जब कोई व्यक्ति नाव से कूदता है तो नाव पीछे खिसकती है, जब कूदेगा तो नाव पीछे खिसक जाती है, ठीक है, ओके। रॉकेट ईंधन का नियत वेग से दहन होने पर संवेग परिवर्तन की दर भी नियत रहती है। जैसे जैसे रॉकेट उड़ता है उसमें ईंधन का दहन होने से रॉकेट का द्रव्यमान कम हो जाता है, जिसके कारण, ठीक है, जैसे जैसे पैसा खर्चा करते चले जाएंगे, जेब में आपके 5,000 रुपये धीरे धीरे खर्चा करते चले जाएंगे तो आपका वजन कम हो जाएगा, अंत में सर पकड़ लेंगे कि ख़त्म हो गया, जिसके कारण संवेग संरक्षण के नियमानुसार रॉकेट के वेग व त्वरण में वृद्धि होती है। उसी प्रकार से रॉकेट में है, धीरे धीरे खत्म होता है तो हल्का होता जाता है, उसमें जितना फ्यूल है वो ख़त्म होता है तो हल्का हो जाएगा। रॉकेट प्रणोदन, रॉकेट का उड़ना क्रिया प्रतिक्रिया एवं संवेग संरक्षण के सिद्धांतों पर आधारित है। रॉकेट का ईंधन जब जलता है तो तीव्र गति से गैसीय निकास होता है जो प्रतिक्रिया स्वरूप रॉकेट को ऊपर धकेलता है ना। बूस्टर लगे होते हैं, बूस्टर होते हैं, ओके, ठीक है।
अभिकेंद्री, अभी अभी अभी, सेंट्रीपिटल, अभी अभी मतलब कि अभिकेंद्री, मतलब केंद्र की तरफ जो बल कार्य करता हो, केंद्र की तरफ। न्यूटन के गति के द्वितीय नियमानुसार त्वरण सदैव किसी बल का ही परिणाम होता है तथा इस बल की दिशा वही होती जो त्वरण की होती है। इस बल की दिशा वही होती जो त्वरण की होती है। हम जानते हैं कि वृत्तीय पथ पर गति करते कण पर एक अभिकेंद्र त्वरण कार्य करता है। हम कह सकते हैं कि वृत्तीय पथ पर टक टक टक, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, मतलब एक तरह से आप एक रस्सी लीजिए, ऐसे फिर से एक रस्सी लीजिए इतनी लंबी, यहाँ पे एक पत्थर बांधिए या कुछ भी बांधिए और ऐसे आप इसको नचाइए, ऐसे पकड़ के, किए ही होंगे, सब लोग किए हैं, सब लोग बच्चे थे, सभी लोग इतने बड़े ही नहीं थे। तो ऐसे जब करेंगे तो केंद्र की तरफ एक बल लग रहा है आपके, जहाँ पे आप हाथ से पकड़े हैं वहाँ पर एक बल लग रहा है, लेकिन आप जैसे ही यहाँ से इसको छोड़ते हैं तो ये बल के द्वारा कहीं और जाके गिरती है। तो अभिकेंद्री बल ये हो गया जो बाहर की तरफ लग रहा है। जो अंदर की तरफ बल है वो क्या है? अपकेंद्री बाहर वाला, सेंट्रीफ्यूगल बाहर वाला, अभिकेंद्री जो है कि अंदर वाला है, ठीक है। और इसके कुछ उदाहरण भी हैं, ठीक है, यहाँ पर देखते हैं अभिकेंद्र बल के उदाहरण। जब कोई कार सड़क के मोड़ पर मुड़ती है तो उसे मुड़ने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल टायरों तथा सड़क के बीच लगने वाले घर्षण बल से प्राप्त होता है ना, घर्षण बल से प्राप्त होता है जो खींचता है कि हाँ इधर ही रहो, नहीं तो अगर तेज़ी में मोड़ेंगे, ज़्यादा स्पीड में मोड़ेंगे तो फिर पलट के जाएंगे उस पार। कई बार हुआ है लोगों के साथ। ग्रहों को सूर्य के परिक्रमण के लिए एवं उपग्रहों को ग्रहों के परिक्रमण के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल गुरुत्वाकर्षण बल से प्राप्त होता है। ओके, किसी परमाणु के नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल विद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है। जब किसी पत्थर के टुकड़े को डोरी से बांधकर वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाता है तो डोरी को अंदर की ओर खींचे रहना पड़ता है, अर्थात डोरी पर अंदर की ओर एक बल लगाना पड़ता है। यह डोरी पर उत्पन्न तनाव होता है, अर्थात डोरी के तनाव द्वारा गेंद पर अभिकेंद्र बल लगाया जाता है। यदि डोरी को छोड़ दिया जाए तो डोरी का तनाव समाप्त हो जाता है और आवश्यक अभिकेंद्र बल न मिल पाता है, पाने के कारण पत्थर का टुकड़ा सरल रेखा में गति करने लगता है, कुछ दूर तक जाएगा ना, ठीक है। ऐसे आकाश में उड़ता हुआ हवाई जहाज जब क्षैतिज वृत्ताकार पथ में मुड़ता है तो कुछ तिरछा होकर आवश्यक अभिकेंद्र बल प्राप्त करता है। तो सब कुछ चीज़ें आप तो किए हुए हैं, यही है अभिकेंद्र बल, अभिकेंद्र बल। ओके, अब अपकेंद्री बल है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्या है जो बाहर की तरफ लगता है। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कुछ उदाहरण से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या उदाहरण है? दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन, दूध से मक्खन जो निकालती है ऐसे घुमा घुमा के मतलब उसको बाहर कर देती है, जो ज़्यादा मतलब डेंसिटी ज़्यादा होगी वो बाहर हो जाता है। एवं वॉशिंग मशीन आदि अपकेंद्री बल, वॉशिंग मशीन घुमा घुमा के पानी को निकाल देती है घुमाते घुमाते। ओके, अपकेंद्री बल है, बाहरी बल है, इसी प्रकार करती है। भिन्न भिन्न द्रव्यमान के कणों को पृथक करने के यंत्र को अपकेंद्रित कहते हैं, सेंट्रीफ्यूग कहते हैं। वॉशिंग मशीन और दूध से मक्खन निकालने की मशीन वास्तव में इसी का परिवर्धित रूप है। ओके, तो इस प्रकार से आपकी ये चीज़ें कंप्लीट होती हैं। अब यहाँ पर बल आघूर्ण है, वैसे यहाँ से कोई क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं गया है। बल आघूर्ण का उदाहरण, रिंच द्वारा नट बोल्ट को आसानी से घुमाया जा सकता है। बल आघूर्ण देख ही लेते हैं। जब किसी अक्ष के परितः एक बल का बल आघूर्ण उस बल के परिमाण एवं अक्ष के बल की क्रिया रेखा की लंबवत दूरी को जान दीजिए। क्लिष्ट हो जाएगा चीज़ें, फिर आप लोग घबरा जाएंगे। ठीक है, बल आघूर्ण हो गया। जड़त्व आघूर्ण है, जड़त्व आघूर्ण का अनुप्रयोग है, यहाँ पर ये चीज़ें खत्म होती हैं। कोणीय संवेग संरक्षण, प्रक्षेप गति। अब जैसे आप अगर 12th क्लास में पढ़े होंगे तो वहाँ पर स्टैटिक्स के सेक्शन में या किसी सेक्शन में एक पूरी बुक हुआ करती थी, जो लोग फिजिक्स केमिस्ट्री पीसीएम था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जिनका रहा होगा वो लोग पढ़े होंगे कि जब किसी भी ऐसे पिंड को फेंकते हैं तो ऊपर जाता है तो उसका वेग जो होता है 0 हो जाता है। ठीक है, प्रारंभिक वेग ऐसा होगा, ये वेग ऐसा होगा, तो ऐसे करके क्वेश्चन लगते हैं। ठीक है, अब घर्षण क्या है, फ्रिक्शन क्या है? घर्षण या फ्रिक्शन क्या है? यदि किसी पिंड पर घर्षण क्या है, फ्रिक्शन क्या है? आपका चप्पल जो है, चप्पल आप लोग पहनते हैं तो चप्पल जो है कि फ्रिक्शन के कारण धीरे धीरे घिस जाता है, धीरे धीरे घिस जाता है। गाड़ियों के टायर धीरे धीरे घिस जाते हैं फ्रिक्शन के कारण। कोई सामान आप खींचते हुए जा रहे हैं तो उस पर फ्रिक्शन बल लगता है, घर्षण लगता है, जिसके कारण वो जो होता है कि वो भी धीरे धीरे घिसने लगता है ना। तो ये है, यही है फ्रिक्शन है। तो यदि किसी पिंड पर कई बल कार्य कर रहे हों और सभी बल परिमाण में एक दूसरे के समान किंतु विपरीत दिशा में हैं, इस प्रकार लगे हों कि उनका परिणामी बल शून्य हो, तो पिंड पर लगने वाले सभी बल संतुलित बल कहलाते हैं। असंतुलित बल क्या हैं?
ठीक है। घर्षण बल वह बल जो वस्तुओं के संपर्क तल पर कार्य करता तथा सापेक्ष गति का विरोध करता घर्षण बल कहलाता है। ठीक है। तो सापेक्ष गति, कोई सामान आप खींच रहे हैं, खींचते हुए लेके आ रहे हैं, तो मान लीजिए कोई बड़ा सा 50 केजी वाला बोरा जो होता है उसको खींच रहे हैं, तो उस पर घर्षण बल लगता है। आप खींच रहे हैं लेकिन वो भी खींचता है, उसी हिसाब से वही फ्रिक्शन है, वही क्या है, घर्षण बल है। ठीक है। और घर्षण बल बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर कुछ इसके देखते हैं एग्जाम्पल क्या है। घर्षण के उपयोग, सड़कों पर आवश्यक घर्षण ना होने पर गाड़ियों के पहिए फिसलने लगते हैं। गाड़ियों के पहिए फिसलने लगे, मान लीजिए शीशे की, पूरे शीशे की बना दी जाए, वो शीशे की बना दी जाए सड़क, तो क्या उस पर गाड़ी का ब्रेक लगेगा? नहीं लगेगा। बारिश हो जाती है, मिट्टी वाले जो रास्ते होते हैं उस पर गाड़ियाँ जो होती हैं वो फिसलने लगती हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, फ्रिक्शन बहुत कम हो जाता है। आप भी फिसलने लगते हैं, फिसल के गिरते हैं धमाक से, तो वहाँ भी क्या होता है कि फ्रिक्शन नहीं रहता, तभी गिर पाते हैं। मान लीजिए कहीं पगडंडी पर जा रहे हैं, पगडंडियों पर, ठीक है, तो पगडंडियों पर वैसे एक इस पे कहानी है कि इंसान जो है कि रास्ते, बरसात के मौसम में रास्ते बदल देते हैं लोग, जैसे जहाँ पर फिसलन होती है, फिसलन वाले रास्ते को बदल कर घास के ऊपर से जाने लगते हैं, फिर उधर रास्ता बन जाता है, तो ऐसा है। ठीक है। तो फ्रिक्शन नहीं रहेगा तो बहुत समस्याएं होंगी। चिकनी सतह पर घर्षण कम होने के कारण चलने में परेशानी होती है। आपके घर में टाइल्स लगी है, पानी मार दीजिए, उस पर थोड़ा सा सर्फ वगैरह या फिर शैम्पू वगैरह गिरा दीजिए, तो फिसलन हो जाएगी बहुत ज़्यादा, चल नहीं पाएंगे, गिर जाएंगे। बर्फ़ पर चलना कठिन होता है, कीचड़ में गाड़ियाँ फंस जाती हैं, सड़क पर तेल आदि फैलने साइकिल फिसल जाती है। घर्षण होने की वजह से विभिन्न वस्तुएं अपनी सतह पर विरामावस्था में आसानी से बनी रहती हैं, अन्यथा जरा सा बल लगने पर वे गतिमान हो जाती हैं। दैनिक जीवन में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उदाहरण, घर्षणहीन सतह पर रखी वस्तु वायु द्वारा गतिमान हो जाती है ना। घर्षणहीन सतह पर खड़ा व्यक्ति सीटी बजाकर विपरीत दिशा में गतिमान हो जाता है। तो ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है यहाँ पर। तो ये घर्षण के उपयोग हैं यहाँ पर। घर्षण ना हो तो भी दिक्कत है और इससे हानि भी होती। घर्षण के कारण ऊर्जा का अपव्यय अधिक होता है, जिससे मशीनों की उत्पादकता कम हो जाती है। घर्षण के कारण ही मशीनें धीरे धीरे घिस जाती हैं। छोटे छोटे बहुत एकदम माइक्रो टाइप के उसके कण टूटते हैं लोहे के। मशीनों के कल पुर्जों में घर्षण कारण ऊष्मा, ध्वनि जो होती है इत्यादि उत्पन्न होती है, जिससे मशीनों के ख़राब होने की संभावना रहती है ना। घर्षण के कारण उसमें ग्रीस वगैरह लगाया जाता है। ठीक है, ग्रीस लगाते हैं। उसके अलावा जो ऑयल होता है वो वाला लगाते हैं, तो वो सब चीज़ें होती हैं। गुरुत्वाकर्षण अगला चैप्टर है, लेक्चर 30-31 मिनट का हो गया। गुरुत्वाकर्षण को बहुत छोटे उसमें देखेंगे जो महत्वपूर्ण है उन सब चीज़ों को। तो ये सब घर्षण वगैरह के बारे में हमने देख लिया। बलाघूर्ण, यहाँ पर अभिकेंद्री अपकेंद्री बल, ये इस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गति के 3 नियम हमने देखा, संवेग के बारे में देखा, न्यूटन के गति के नियम। इनकी पुस्तक प्रिंसिपिया 1687 में इनकी आई थी ये पुस्तक। ठीक है। और उसके अलावा ये सब चीज़ें हमने देखा। उत्तोलक के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस बार आप लोग सावधान रहिएगा, जो बताएं हैं उसको याद रखिए, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो दूसरा चैप्टर और तीसरा चैप्टर जो घर्षण वाला वो कंप्लीट होता है। हमें लग रहा है 4-5 चैप्टर फिजिक्स में होंगे ही। पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, उसको बेहतर तरीके से रिवाइज करिए, बार बार पढ़िए। समय बहुत कम है आपके पास, बार बार रिवाइज करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने हिसाब से कर लीजिए। आपको लगता है कि कुछ फ़ायदा हो रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और जहाँ से फ़ायदा होता है तो वहाँ पर तो कुछ करना ही चाहिए। और जल्दी ही क्विज शुरू हो रहा है, आज ही हम शुरू करते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।